दानिश ने चांदनी को छोटे के चंगुल से बचा लिया था। छोटे और बड़े भाई आगे आगे भाग रहे थे। उनके पीछे दानिश चांदनी और अरुण को लेकर उड़ रहा था और उनके पीछे गोरिल्ला पड़ा हुआ था। तभी चांदनी को एक आइडिया आया और उसने दानिश को उन दोनों भाइयों के पास जाने को कहा। चांदनी ने छोटे को निशाना बनाकर अपना खंजर चला दिया, जिससे छोटा चीखता हुआ वहीं गिर गया। उसी के साथ बड़ा भाई भी रुक गया। बड़े भाई ने छोटे को बचाने के लिए गोरिल्ले से लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन गोरिल्ले ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। गोरिल्ले ने अपने बड़े पंजे से छोटे को मार डाला, जिसे देख चांदनी को काफी सुकून मिला। दानिश ने जल्दी से किसी सुरक्षित जगह चलने के लिए कहा। दानिश चांदनी और अरुण को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जा पहुंचा। उन्हें नहीं पता कि उसे बड़े भाई के साथ क्या हुआ, वह जिंदा भी रहा या मर गया। उन्होंने अपने मन में बस यही सोच लिया कि गोरिल्ले ने उसे मार डाला होगा। वैसे भी बड़े भाई में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह वहां से भाग सके। चांदनी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी और वहीं दूसरी तरफ अरुण चांदनी को देख मुंह बना रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसी पागल लड़की को वीर ने क्यों बचाया। तभी उसके दिमाग में एक बात आई, क्या वीर भाई इस लड़की को पसंद करते हैं? अरे नहीं नहीं, वो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते जो इस पागल लड़की को पसंद करेंगे। तो फिर और क्या बात हो सकती है? क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके चेहरे पर आई उलझन को देख दानिश ने उससे पूछा, क्या हुआ अरुण, किस सोच में डूबे हो? दानिश की आवाज सुन वह अपनी सोच से बाहर आया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हो या फिर आप दोनों के बीच कोई चक्कर है? दोनों के बीच चक्कर चलने की बात सुन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, नहीं, कोई चक्कर नहीं है। दोनों का एक साथ एक जैसा जवाब सुन अरुण उन दोनों की तरफ देखने लगा। अरुण, अच्छा ठीक है, मेरे दिमाग में ये उलझन चल रही थी तो मैंने पूछ लिया, पर मेरे अभी भी समझ नहीं आ रहा। अरुण की बात सुन चांदनी उस पर भड़कते हुए बोली, और क्या जानना है तुम्हें? बोलो। चांदनी लगभग उसके ऊपर चढ़ती हुई बोली तो अरुण को लगा जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया हो। वह उससे थोड़ा दूर हटकर बोला, मुझे लगा आप दोनों ने ही मास्क लगा रखा है, तो शायद तुम एक दूसरे को जानते हो और ऊपर से वीर भाई ने आपकी जान भी बचाई थी। कोई अनजान ऐसा क्यों करेगा? गुस्सा मत करना, मैं तो बस सोच रहा था। चांदनी, गुस्सा क्यों ना करूं, मास्क लगा रखे है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हम तो एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं। चांदनी के गुस्से को देख अरुण आगे कुछ नहीं बोला। चांदनी को पिछली रात याद आने लगी तो उसके चेहरे पर दानिश के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह दानिश की तरफ गुस्से से देखने लगी। दानिश ने उसके गुस्से को भांप लिया तो वह चांदनी के गुस्से को शांत कराने और उसका ध्यान भटकाने के लिए अरुण की तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल हम एक सुरक्षित जगह पर है। तुम दोनों की हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। तुम दोनों पहले अपनी हालत सुधार लो, फिर देखते हैं क्या करना है। उसकी बात खत्म होते ही चांदनी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैं भी उसी पल का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी एक इंसान को और सबक सिखाना है। मेरी हालत सही होते ही मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। दानिश उसके कहने का मतलब समझ रहा था। दानिश ने थोड़ा खांसते हुए अपनी स्पेस रिंग में से 2 जादुई गोलियां निकाली और अरुण की तरफ एक गोली बढ़ाते हुए बोला, ये लो, इसे खा लो, तुम्हारी ताकत जल्दी ही वापस आ जाएगी। दानिश ने दूसरी गोली चांदनी की तरफ बढ़ाई और बोला, सीखा देना सबक, पर उसके लिए पहले खुद को ठीक कर लो।
चांदनी ने झटके के साथ गुस्से में गोली ले ली और उसे निगल लिया। अरुण ने भी गोली ले ली और दोनों कल्टिवेट करने के लिए बैठ गए। दानेश को अब थोड़ी शांति महसूस हुई। उसने अपने ही मन में सोचा, इन्हें पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 2 दिन का समय तो लगेगा ही। तब तक मैं क्या करूं? मैं यहाँ इन दोनों को अकेला भी छोड़कर नहीं जा सकता। अगर गया तो यह दोनों आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। तभी दानेश के मन में एक विचार आया कि क्यों ना वह अपनी छोटी रंगभूमि में जाकर कल्टीवेट करें, अपना लेवल और बढ़ा ले ताकि वह आसानी से गोरिल्ले का सामना कर सके। साथ ही उसे ब्लैक ड्रैगन गैंग से भी निपटना था। दानेश, इन्हें 2 दिन का समय लगेगा ठीक होने में, और 2 दिन का मतलब मेरे लिए 20 दिन होगा। मैं आसानी से अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। दानेश ने अपनी स्पेस रिंग से अपनी छोटी रंगभूमि का दरवाजा निकाला। उसने देखा कि दोनों अपनी आंखें बंद कर कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वह उनसे थोड़ी दूरी पर गया और उसने दरवाजे को थोड़ा बड़ा किया और उसके अंदर घुस गया। अंदर जाकर दानेश ने दरवाजे को इतना छोटा कर दिया कि अगर बाहर से उसे कोई देखे भी तो वह एक लकड़ी का छोटा सा बस टुकड़ा ही दिखे। दानेश ने अंदर जाकर जादुई गोलियां खाई और कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। दिन बाद शाम का समय। अगले दिन रात का समय होने लगा। सूरज छिप गया था। कल्टीवेटर धीरे धीरे छुपकर बाहर आने लगे और अपने लिए खजाने की तलाश करने लगे। मानवी और शिवा भी बाहर निकल आए थे। मानवी, हमें 3 दिन से कोई खजाना हाथ नहीं लगा। लगता है रंगभूमि में खजाने खत्म हो गए हैं। और ना ही मुझे मेरे सीनियर दिखाई दिए। पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो। शिवा मानवी के मजे लेते हुए बोला, कहीं छुपा होगा तुम्हारा सीनियर, डर की वजह से। दिखाई कैसे देगा? डर गया होगा बेचारा। मानवी ने शिवा की तरफ अपनी आंखें दिखाई और बोली, अच्छा वो सीनियर है, सीनियर समझे? उसने एक मुक्के में 3 लेवल बीस्ट को मार डाला था। तुमने मारा है कभी 3 लेवल बीस्ट को एक मुक्के में? बात करते हो? सीनियर डर गया होगा। वो कोई डरपोक नहीं है। मानवी शिवा के सामने फिर से दानेश का गुणगान करने लगी, जिससे शिवा की जलने लगी। शिवा, तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारा सीनियर कहाँ गया? अब तक दिखाई क्यों नहीं दिया? हम लगभग सारी रंगभूमि में घूम चुके, बस यही एरिया बाकी रह गया है। मुझे तो नहीं दिखाई दिया तुम्हारा सीनियर। बताओ बताओ, कहाँ है तुम्हारा सीनियर? आई बड़ी अपने सीनियर की चमची। मानवी, हाँ मैं हूँ अपने सीनियर की चमची। जान बचाई है उन्होंने मेरी। अब मैं उनकी बहादुरी के किस्से भी ना सुनाऊं। अब तुम उनसे इतना जलते हो तो मत सुनो। दोनों ऐसी ही बातें करते जा रहे थे कि तभी उन्हें किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई दी। दोनों सतर्क हो गए। शिवा ने अपने मुंह पर हाथ रख मानवी को चुप रहने का इशारा किया और अपनी तलवार बाहर निकाली। मानवी ने भी अपनी तलवार को हाथ में लिया। चारों तरफ रात का अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों हाथ में तलवार को सामने की तरफ कर थोड़ा झुककर चलने लगा, जिससे उनके पैरों की आवाज नहीं हो। अचानक मानवी धीमी आवाज में डरते हुए बोली, शिशी शिवा, इधर इधर। मानवी की तरफ से झाड़ियों के पीछे से 2 लाल आंखें दिखाई दी, जो उसकी तरफ बढ़ने लगी। 2 लाल आंखें 4 हो गई, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही बढ़ती गई। उन्हें देख मानवी डर गई और शिवा को अपनी तरफ देखने के लिए बोलने लगी। शिवा उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन ये क्या, कुछ ही देर में उनके चारों तरफ लाल लाल आंखें हो गई। ये जंगली भेड़िए थे। इस तरफ का इलाका जंगली भेड़िए का था। इधर अब तक जो भी कल्टीवेटर आया इनका शिकार हो गया। आपने सुना तो होगा ही, भेड़िए अक्सर झुंड में शिकार करते हैं। आज मानवी और शिवा ने ये देख भी लिया। दोनों को लगभग 50 से ज्यादा भेड़ियों ने घेर लिया। वो सभी उन दोनों की तरफ घुर्राते हुए बढ़ने लगे।
चांदनी, इतने सारे जंगली भेड़िए, अब क्या करें शिवा, हम तो बुरे फंस गए। कैसे निकलें अब यहाँ से? शिवा अपनी तलवार को बाएं हाथ पर घुमाकर साफ करते हुए बोला। करना क्या है? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? इनसे लड़ो और क्या कर सकते हैं, और हाँ, मेरे पास में ही रहना जिससे मैं कुछ मदद कर सकूं। चांदनी, ठीक है। अचानक भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों भेड़ियों के बार से बचते हुए उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। कब तक दोनों उनका सामना कर पाते? उनका सामना करते हुए दोनों घायल भी हो रहे थे। मानवी पर आए ज्यादातर हमलों को शिवा ही रोक रहा था। इस वजह से शिवा पर मानवी से ज्यादा घाव के निशान थे। शिवा, इस तरह तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें यहाँ से धीरे धीरे कर किसी सुरक्षित जगह जाना होगा जहाँ ये ना पहुँच सकें। शिवा उनसे लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, साथ ही मानवी को लेकर जा रहा था। लेकिन उनसे बचकर निकलना इतना आसान नहीं था। अब वो कोई साधारण भेड़िए तो थे नहीं जो उनके केवल एक बार से मर जाएं। वो रंगभूमि के जंगली भेड़िए थे, जो ताकत और साइज में साधारण भेड़िए से ज्यादा और बड़े थे। उन्हें मारना वो भी एक साथ आसान नहीं था। ऊपर से दोनों पहले ही डर गए थे। दोनों ने मिलकर कुछ भेड़ियों को मार डाला, जिससे बाकी भेड़िया और ज्यादा गुस्सा हो गए। अचानक कुछ भेड़ियों ने हवा में उछालकर चारों तरफ से हमला कर दिया। दूसरी तरफ छोटी रंगभूमि में 20 दिन बीत गए। दानेश का लेवल 15 से बढ़कर 18 हो गया था। दानेश, अब मुझे बाहर चलना चाहिए। वह दोनों किसी भी समय कल्टीवेशन से बाहर आ सकते हैं। अगर मैं उन्हें नहीं दिखाई दिया तो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देंगे। दानेश ने दरवाजे को बड़ा किया और दरवाजे से बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दानेश ने जल्दी से दरवाजे को छोटा कर वापस स्पेस रिंग में रख लिया। दानेश उन दोनों के पास गया, लेकिन वो अभी भी कल्टीवेट कर रहे थे। दानेश, चलो, अच्छा है ये अभी उठे नहीं। मैं टाइम से वापस आ गया। दानेश ने इतना सोचा ही था कि जिस पहाड़ी की गुफा में वो लोग थे वो अचानक हिलने लगी थी। गुफा के पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। दानेश, अब ये भूकंप कहाँ से आ गया अचानक? गुफा के हिलने से उन दोनों का ध्यान भी टूट गया। वो गिरते हुए पत्थरों से बचकर दानेश के पास आए। अरुण, क्या हुआ भाई? ये गुफा अचानक हिलने कैसी लग गई? अरुण ने सिर्फ हिलती गुफा पर ध्यान दिया, लेकिन चांदनी पेशे से चोर थी, उसका ध्यान सभी जगह रहता था। उसने दानेश के बढ़े हुए ऑरे पर ध्यान दिया जो पहले से बढ़ चुका था। चांदनी अपने मन में सोचने लगी, इसका कुछ तो राज है। अभी बस 2 दिन हुए हैं और इसने अपना लेबल भी बढ़ा लिया। ऐसी क्या चीज है इसके पास जिससे इसका लेबल इतनी जल्दी बढ़ रहा है? कहीं इसे वो चीज उस बड़े से गुप्त दरवाजे से तो नहीं मिली? पता लगाना होगा मुझे। चांदनी दानेश के बारे में सोचते हुए इतना खो गई कि उसके ऊपर गिर रहे बड़े पत्थर पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। दानेश जल्दी से आया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो दानेश के सीने से जा लगी। पत्थर पीछे की ओर गिरकर बिखर गया। उसे बस एक जोरदार आवाज आई, जिससे डरकर उसने दानेश को और कसकर पकड़ लिया। अरुण, क्या पागल लड़की है? वैसे तो हर टाइम चपड़ चपड़ करती रहती है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है कि आ जाओ मुसीबत और गले लग जाओ। अरुण ने यह सब बहुत धीमे बोला था, जिससे कि चांदनी ना सुन सके। अगर चांदनी ने उसकी यह बात सुन ली होती तो फिर से दोनों में जंग का माहौल बन जाता। थोड़ी देर बाद जब चांदनी को होश आया कि वह दानेश से चिपक कर खड़ी है, तो उसने झटके से दानेश को अलग करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। अरुण सोचना लगा, बड़ी अजीब लड़की है।
अगर कोई इसकी जान बचाए तो उसे ही सुनाने लग जाती है। बड़ी खतरनाक लड़की है, इससे बचकर रहना होगा। लेकिन दानेश को पता था कि चांदनी ने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसे चांदनी की बात का बुरा नहीं लगा। दानेश चलो अब यहाँ से जल्दी, नहीं तो इसी के नीचे दबकर मर जाएंगे। दानेश उन्हें बोलकर बाहर की तरफ भागा, वो भी उसके पीछे पीछे बाहर भाग निकले। एक तरफ जहां मानवी और शिव को खतरनाक जंगली भेड़ियों ने घेर रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ गुफा में अचानक हलचल होने लगी। गुफा के पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे थे। गुफा के अंदर हलचल होने की वजह से अरुण और चांदनी भी अपनी कल्टीवेशन से खड़े हो गए और दानिश से पूछने लगे कि वहां आखिर हो क्या रहा है। लेकिन दानिश को भी कुछ पता नहीं था। चांदनी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसके ऊपर गुफा से टूटकर एक पत्थर गिरने लगा। तभी दानिश उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है, फिर वह सभी गुफा से बाहर भाग जाते हैं। सभी ने बाहर जाकर देखा तो उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से वो गुफा हिल रही हो। इधर उधर देखते हुए चांदनी, अब यह कौन सी नई मुसीबत आ गई। गुफा अपने आप हिल रही है और उधर देखो गुफा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह पेड़ भी मिल रहे हैं। अरुण लग नहीं रहा पागल, वो सच में हिल रहे हैं। अरे सिर्फ पेड़ की नहीं, वह देखो झील के पानी में कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। यहाँ चल क्या रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दानिश भी सोच में पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा था। अचानक एक जोर के धमाके की आवाज आई, धड़ाम जैसे कोई बम फटा हो। उन तीनों ने अपने कान के साथ साथ आंखें भी बंद कर ली। चांदनी और अरुण की तो चीख ही निकल गई। धीरे धीरे आंखें खोलने के बाद उन्होंने सामने देखा, उनसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर लावा की एक ऊंची लहर आसमान की तरफ जा रही थी। जब लावे की लहर जमीन पर नीचे आई तो आसपास के पेड़ पौधों को जलाकर राख कर दिया। चारों तरफ लावा ही लावा फैल गया। दानिश और बाकियों को इतनी दूर से भी वहां की आग साफ दिखाई दे रही थी। इस नज़ारे को सिर्फ वह तीनों ही नहीं देख रहे थे, वहां से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास के लोगों को यह नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। उसे देख लोग कहने लगे, अरे देखो वह क्या है, क्या वहां कोई खजाना निकला है? हाँ, हो सकता है शायद वहां कोई खजाना निकला हो। चलो हम सबको भी वहां चलकर देखना चाहिए, क्या पता हमारे हाथ भी कोई खजाना लग जाए। हाँ हाँ चलो चलो। सभी लोग ऐसी बातें करते हुए उस लावे की तरफ चल दिए। इस नज़ारे को मानवी और शिवा ने भी देखा, वो वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही थे। अचानक शिवा के मन में एक आइडिया आया, वह मानवी से बोला, मानवी हमें जितना जल्दी हो सके उस तरफ निकालना चाहिए। यह भेड़िए वहां नहीं आएंगे, अगर आए भी तो वहां और भी मानव योद्धा होंगे जो इन्हें मारने में हमारी मदद कर सकते हैं। उस धमाके की वजह से भेड़िए भी उस तरफ देखने लगे। शिव को बस ऐसे ही एक मौका का इंतजार था। उसने जल्दी से अपनी तलवार नीचे रखी और उस पर चढ़कर मानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे खड़ी कर लिया और वहां से लावे की तरफ उड़ गया। भेड़िया की उन दोनों का पीछा करने लगे। दूसरी तरफ अरुण उन दोनों से बोला, भाई यह सब क्या हो रहा है? क्या यहाँ प्रलय आने वाली है? हो क्या रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा है। अरुण की बात पर चांदनी बीच में ही बोल पड़ी, तुमने अपनी जिंदगी में अभी तक देखा ही क्या होगा? अभी तो तुम बच्चे हो, पहले बड़े हो जाओ। उसके बात पर चिढ़कर अरुण बोला, ओए पागल औरत, बच्चा कैसे बोली? मैं कोई बच्चा नहीं हूं। चांदनी, हाँ तो मैं भी कोई पागल नहीं हूं। छोटे बच्चे, जो तुम मुझे बार बार पागल पागल कहते रहते हो। उसकी बात सुनकर अरुण लंबी लंबी सांस लेने लगा।
उसे चांदनी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि अरुण चांदनी से कुछ कहता, दानिश बीच में आकर बोला, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और चलो चलकर देखते हैं आखिर वहां हो क्या रहा है। चांदनी ने जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाली और उस पर सवार होकर हवा में उड़ती हुई बोली, अब से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है, और हाँ, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब से हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। बोलकर चांदनी वहां से चली गई। चांदनी इतनी जल्दी गई जैसे वहां जाकर सारा खजाना अकेले ही लूटने वाली हो। अरुण बड़ी ही बदतमीज लड़की है, अपनी जान बचाने वाले को ऐसे कौन धन्यवाद बोलता है। अच्छा होगा अगर यह कभी मिले ना, इसे देखकर मेरा फोन खोलना लगता है। दानिश ने अरुण को उसकी कॉलर से पकड़ा और खुद भी उस लावे की तरफ उड़ गया। अरुण चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, अब कुछ जल्दी थोड़ी है जो तुम मुझे हर बार कॉलर से पकड़कर उठाकर चल देते हो। तुमने तो मुझे कोई सामान समझ लिया है भाई, जिसे एक हाथ पकड़ा और चल दिए। अब तो आराम से पकड़ सकते हो जैसे उस चोरनी को पकड़ा था। दानिश अपने साथियों के साथ गुफा से बाहर आया तो उन्होंने देखा कि जमीन फटने से एक लावा की लहर ऊपर आसमान की तरफ गई, जिसने नीचे आकर वहां के आसपास के पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। इस लावे की लहर को सिर्फ उन्होंने ही नहीं देखा, वहां के 10/12 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में सभी कल्टीवेटर ने देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद वहां पर कोई नया खजाना निकला हो। उन्होंने सोचा कि शायद उनके हाथ भी कोई खजाना लग जाए, तो सभी उस लावे की तरफ निकल लिए। शिवा भी मानवी को लेकर उसी तरफ निकल गया, लेकिन उन भेड़ियों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। भेड़िए उनके पीछे पीछे भागते रहे। दूसरी तरफ चांदनी दानिश और अरुण को छोड़कर चली गई। उसे लगा जैसे वह उनके साथ रहेगी तो ऐसे ही मुसीबत में पड़ती रहेगी और उसके हाथ कोई भी खजाना नहीं लगेगा। उनके साथ रहने से अच्छा था वो अलग हो जाए और खुद खजाना हासिल करे। दानिश भी अरुण को उसकी कॉलर से उठाकर लावे की तरफ चला गया। धीरे धीरे लावे के आसपास बहुत सारे कल्टीवेटर इकट्ठा होने लगे। यहाँ सभी वो कल्टीवेटर आए हुए थे जो रणभूमि में या तो लड़कर या छिपकर जिंदा रहे थे। यह सभी लगभग 40 से ऊपर लेवल के योद्धा थे। रास्ते में चल रहे दानिश को अचानक किसी की आवाज आई, हेलो सीनियर, रुको, हम भी आ रहे हैं। दानिश को आवाज जानी पहचानी लगी। वह रुका और आवाज की तरफ देखा। उधर से शिवा और मानवी आ रहे थे। उनके शरीर पर घाव थे। दानिश ने देखा कि उनके पीछे कई सारे भेड़िए उनकी की तरफ आ रहे थे। उन भेड़ियों को देख दानिश के मन में विचार आया, क्यों ना मुझे अपनी ताकत का परीक्षण इन भेड़ियों पर ही कर लेना चाहिए, जिससे मुझे मेरी बढ़ी हुई ताकत का पता चले। वैसे तो मैंने गोरिल्ले से लड़ने का सोचा था, पर इतने सारे भेड़िए किसी गोरिल्ले से कम भी नहीं हैं। दानिश ने अरुण को नीचे उतारा और वह मानवी और शिवा की तरफ बढ़ने लगा। अरुण, कहाँ जा रहे हो भाई? हमें इधर नहीं उधर जाना है। निकलते हुए लावे की तरफ इशारा किया। दानिश अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे देखते हुए बोला, बस थोड़ी देर, मुझे देखना है मेरी ताकत पहले से कितना बढ़ चुकी है। मैं आया, मेरा इंतजार करो। बोलकर दानिश हवा की तेजी से उन भेड़ियों की तरफ भागने लगा। उसकी भागने की स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसके भागने से बस उसका ऑरा दिखाई दे रहा था, जो किसी लाइट की तरह चमक रहा था। मानवी या शिवा कुछ सोच पाते इतने में ही दानिश उन्हें पार कर भेड़ियों के झुंड में जा घुसा। वह जिस तरफ से जाता उस तरफ भेड़िए हवा में उड़ते दिखाई देते। दानिश लगातार भेड़ियों को भागते हुए मुक्का मारता जा रहा था। भेड़िए हवा में उड़कर दूर गिरते जा रहे थे। कोई भी भेड़िया दानिश का एक मुक्का खाकर खड़ा नहीं हो पा रहा था।
दानेश के एक मुक्के ने उनकी हड्डी पसली एक कर दी। दानेश की ताकत को देख शिवा का मुंह खुला का खुला रह गया। मानवी शिवा का मुंह बंद कर मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम खुद ही देख लो मेरे सीनियर कितने ताकतवर है। उनका एक मुक्का और भेड़िया चित्त, उनका एक मुक्का तुम्हारे 100 मुक्कों के बराबर है। अब समझ आया तुम्हें मैं क्यों अपने सीनियर का गुणगान करती हूँ। शिवा की जैसे बोलती बंद हो गई थी, वह मानवी को कोई जवाब नहीं दे पाया। यही हाल अरुण का हो रहा था। वह खुद से ही बोला, वीर भाई का मुक्का कितना ताकतवर है, इनका एक मुक्का किसी चट्टान को भी चकनाचूर कर सकता है। सोचने वाली बात है, जिस इंसान के मुक्के में इतनी ताकत है उसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी बहुत कमाल की होगी। इनकी स्पीड तो इतनी तेज है कि मैं इन्हें देख भी नहीं पा रहा। मुझे तो सिर्फ भेड़िए हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही पलों में दानेश ने सभी भेड़ियों को धराशाही कर दिया। उन सभी के धराशाही होते ही अरुण, मानवी और शिवा उसके पास आ गए। मानवी चहकते हुए बोली, सीनियर आप सचमुच कमाल हो, आपकी ताकत बेमिसाल है। शिवा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने दानेश के लिए जैसा सोचा था वह बिल्कुल वैसा नहीं था। दानेश सच में बहुत ताकतवर था। शिवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवा दानेश के सामने आया और कमर से झुकाते हुए बोला, मुझे माफ करें सीनियर, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मुझे अब आपकी ताकत का अंदाजा हो गया है। आप सच में बहुत ताकतवर हो। शिवा को झुकता देख मानवी बोली, ओह फाइनली तुमने मान ही लिया, आज की सीनियर ताकतवर है। दानेश ने शिवा को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर किया। दानेश को शिवा का व्यवहार अच्छा लगा। दानेश, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी कम ताकतवर नहीं हो। तुमने अपना लेबल बढ़ा लिया है, अब तुम 34 लेबल के योद्धा हो। मुझे यकीन है एक दिन तुम भी मेरे जैसे ताकतवर बन जाओगे। शिवा को दानेश की बातों में बिल्कुल भी घमंड दिखाई नहीं दिया, वरना इस दुनिया में हर ताकतवर इंसान अपने से कम ताकतवर की ना तो इज्जत करता है ना ही उससे सीधे मुंह बात करता है। दानेश ने अपनी स्पेस रिंग से 2 जादुई गोलियां निकाली और उन दोनों को दे दी। दोनों ने बिना कोई सवाल किए उन्हें निगल लिया। गोली लेते ही शिवा को अच्छा महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे उसके घाव अपने आप बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। उसे गोली की ताकत का एहसास हो गया। शिवा सीनियर, आपने इतनी कीमती गोली हमें ऐसे ही दे दी। इसे खाते ही मुझे पता चल गया कि ये ऊंचे दर्जे की जादुई गोली थी जो आसानी से नहीं मिल सकती। शिवा की बात सुन मानवी को जादुई गोली की ताकत का एहसास हुआ। दानेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा ठीक होना ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कब कौन सा खतरा सामने आ जाए। और रही बात जादुई गोली की, तो मैं एक एल्केमिस्ट भी हूँ। ये गोलियां मैंने खुद ने बनाई थी, मैं और बना लूंगा। अल्केमिस्ट शब्द सुन शिवा और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया। किसी योद्धा का एल्केमिस्ट होना कोई छोटी बात नहीं थी। अरुण भी यह सुन दंग रह गया, लेकिन मानवी को जैसे पहले से दानेश की काबिलियत के बारे में पता था, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ यह सुनकर कि वो एक एल्केमिस्ट है। मानवी, मुझे यह जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मुझे पता था कि सीनियर बहुत प्रतिभाशाली है। इनका एल्केमिस्ट होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें बात करते हुए काफी टाइम हो गया तो अरुण बोला, वीर भाई, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। काफी टाइम हो गया है, वहाँ पहले से काफी योद्धा पहुँच गए होंगे। वीर, हाँ ठीक है चलो। मानवी वीर का नाम सुन मन ही मन उसका नाम लेते हुए बोली, वीर वीर बहुत अच्छा नाम है, मुझे पसंद आया। वीर मानवी कितने प्यारे लग रहे हैं इन दोनों के नाम एक साथ। हाय, बस मेरे वीर को किसी लड़की से प्यार ना हो, क्योंकि अब मुझे वीर से प्यार हो गया है।
सोचते हुए उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। मानवी सीनियर, हम भी आपके साथ चलेंगे। पिछली बार तो आप भाग गए थे, इस बार मत भागना। हम साथ आए थे तो अब साथ ही रहेंगे। वैसे भी अब यहाँ खतरा बहुत बढ़ गया है, अगर हम सभी मिलकर रहेंगे तो खतरा कम होगा। खतरा तो एक बहाना था, मानवी को तो दानेश के साथ रहना था। लेकिन उसकी बात दानेश को सही लगी, साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है। दानेश, चलो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुन मानवी के मन में लड्डू फूटने लगे। उसके मन में फूट रहे लड्डू को शिवा ने भांप लिया। वह उसे तिरछी निगाहों से देखकर बोला, मानवी चले। मानवी, हाँ चलो। वो दोनों अपनी तलवार पर खड़े हो गए और जाने को तैयार थे। दानेश भी अरुण के पास आया। तभी अरुण बोला, भाई आराम से पकड़ना, दर्द होता है। आपकी वजह से मेरी गर्दन अकड़ गई है। दानेश मुस्कराया और अरुण की कॉलर पकड़कर लावे की तरफ उड़ गया। शिवा और मानवी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अरुण चिल्लाते हुए, भाई बोला ना आराम से चलो, आराम से। थोड़ी ही देर में दानेश अरुण के साथ लावे वाली जगह पर आ गया। वो एक पहाड़ी पर उतर गया। उसके साथ ही शिवा और मानवी भी वहीं आ गए। मानवी दानेश के पास आकर खड़ी हो गई। सभी वहां का नजारा देखने लगे। जमीन फटी हुई थी, उसमें से लावा बाहर निकल रहा था। दानेश वहां खड़े हुए कल्टीवेटर को देख रहा था। तभी उसकी नजर चांदनी पर पड़ी, जो हवा में अपनी तलवार पर खड़ी हुई थी। चांदनी भी उसी की तरफ देख रही थी, लेकिन दानेश के देखते हैं उसने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली और सोचने लगी, अभी तो मैं इन दोनों को अकेला छोड़कर आई थी, अब इसके साथ ये लड़की कौन है? क्या वीर ने इसके साथ भी? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूं? मुझे क्या मतलब ये किसी के साथ कुछ भी करे। चांदनी को मानवी से जलन हो रही थी, पर वो यह मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे फिलहाल दानेश से ज्यादा खजाने पर ध्यान देना था। सभी योद्धा जमीन से खजाने निकालने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस समय वहां अचानक कुछ लोग प्रकट हुए। उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उनके शरीर से राक्षसी ऑरा निकल रहा था। उन्हें देख बाकी के योद्धा आपस में बातें करने लगे। अरे यह तो ब्लैक ड्रैगन गैंग है। अरे यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन गैंग भी आ गई है। लगता है अब हमारे हाथ कोई भी खजाना नहीं लगने वाला। इनका ऑरा तो देखो, सभी मास्टर लेवल के हैं। इनसे कौन ही दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। लगता है मैंने यहाँ आकर अपना समय खराब कर लिया। लेकिन ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ ये लोग कौन है? ये तो इस गैंग के मेंबर नहीं लग रहे। ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ कुछ लोग और भी थे, वो भी उनकी के जैसे खतरनाक थे। सभी लोग ब्लैक ड्रैगन गैंग को देखकर डर रहे थे। उन्होंने सोच लिया कि अब यहाँ उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। पर वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ब्लैक ड्रैगन गैंग से कोई डर नहीं लग रहा था। वहाँ सफेद कपड़े पहने एक गैंग और खड़ी थी, जिसमें 6 लोग थे। उन्हें ब्लैक ड्रैगन गैंग से कोई डर नहीं लग रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो सोच रहे हो कि खेल का असली मजा तो अब आएगा, जब उनका सामना ब्लैक ड्रैगन गैंग से होगा। जैसे उन्हें काफी टाइम से इंतजार हो कि कब उनका सामना ब्लैक ड्रैगन गैंग से हो। दानेश अरुण के साथ लावा की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में शिवा और मानवी मिल गए। दानेश ने देखा कि उनके पीछे कई सारे भेड़िए आ रहे हैं, तो उसने अपने शक्ति परीक्षण के बारे में सोचा और उन भेड़िए पर हमला कर दिया। दानेश की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने बिजली की तेजी से खतरनाक भेड़िए को एक एक मुक्के में धराशाही कर दिया। उसके एक मुक्के में इतनी ताकत थी कि कोई भी भेड़िया इसका एक मुक्का खाकर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी ताकत देख अरुण और शिवा का मुंह खुला की खुला रह गया।
अब शिवा को दानेश की ताकत पर भरोसा हो गया था। वह तीनों मिलकर लावे वाली जगह पर गए जहां ब्लैक ड्रैगन गैंग आ चुकी थी और उन्हीं के सामने सफेद कपड़े पहने एक दूसरी गैंग खड़ी हुई थी। मानवी जो दानेश के पास ही खड़ी थी वह बोली, उधर देखो सीनियर, जो आपको काले कपड़े पहने लोग दिख रहे हैं वह है ब्लैक ड्रैगन गैंग, और जो उनके सामने सफेद कपड़े पहने लोग देख रहे हैं वह है स्कॉर्पियो गैंग। दोनों ही गैंग बहुत खतरनाक और ताकतवर है। दोनों ही गैंग आपसी दुश्मनी रखती हैं। दोनों में से एक भी कम नहीं है। दोनों ही गैंग में एक से बढ़कर एक योद्धा है। ब्लैक ड्रैगन का नाम सुनकर दानेश ने एक बार अरुण की तरफ देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों ही दिखाई दे रहे थे। गुस्सा इस बात का कि उन्होंने उसकी सारी गैंग को खत्म कर दिया, और डर इस बात का कि वह उस ताकतवर गैंग का सामना नहीं कर सकता था। दानेश उसकी भावनाओं को समझ रहा था और उसके लिए बुरा भी लग रहा था। दानेश ने ब्लैक ड्रैगन गैंग की ओर देखा जहां 5 लड़के काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। उनके पास कुछ योद्धा और खड़े थे। जब दानेश ने वहां खड़ी एक लड़की को दिखा तो दानेश को भी गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने आप से बोल, रानी सम्राट। वहां ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ दानेश की पुरानी प्रेमिका रानी और उसका नया प्रेमी सम्राट दोनों खड़े हुए थे। उन दोनों को फिर से देख दानेश को गुस्सा आने लगा। दानेश का मन कर रहा था कि वह अभी जाए और दोनों को अच्छा सबक सिखाएं। लेकिन वहां ब्लैक ड्रैगन गैंग और थी। ब्लैक ड्रैगन गैंग की वजह से दानेश ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा और खुद से बोला, मुझे अभी जज्बाती नहीं होना है। मैं जज्बातों में बहकर कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। ब्लैक ड्रैगन गैंग बहुत ताकतवर गैंग है। मुझे ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। दानेश ने अपने गुस्से को शांत किया और उन दोनों को तरफ घूर कर देखने लगा। रानी जिसने सम्राट का हाथ पकड़ा हुआ था उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। वह मुस्कुराते हुए सम्राट से बोली, सम्राट, यहाँ कौन सा खजाना निकलने वाला है? सम्राट, ऐसा कई बरसों में होता है जब रंगभूमि में ऐसा खजाना देखने को मिले। मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है यहाँ क्या निकलने वाला है, पर इतना जरूर पता है जो भी होगा बहुत कीमती होगा। रानी खुशी से झूमती हुई सम्राट से और ज्यादा चिपक गई और उसे रिझाते हुए बोली, कीमती खजाना? क्या तुम मेरे लिए वो खजाना ले आओगे? प्लीज सम्राट, मना मत करना। बोलकर वह भोला सा चेहरा बनाकर सम्राट की तरफ देखने लगी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ घुमाया और बोला, तुम्हें कहने की जरूरत है क्या? मैं तो वीना कहे तुम्हारे लिए वो खजाना ले आऊंगा। मेरे लिए तो सबसे बड़ा खजाना तुम हो। वैसे भी ब्लैक ड्रैगन गैंग के होते हुए वो खजाना कोई नहीं ले जा सकता। ये समझो वो खजाना तुम्हारा हुआ। रानी खजाने के बारे में सुनकर इतनी खुश हो गई कि उसने सभी के सामने सम्राट का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके गाल पर किस कर दिया और उसके सीने से चिपक कर गले लगा लिया। उसने वहां खड़े किसी योद्धा के बारे में नहीं सोचा कि कोई उसके बारे में क्या कहेगा। उसे किसी से मतलब नहीं था, उसे तो बस खजाना चाहिए था। वहां खड़े हुए लोग रानी को देख रहे थे। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वहां खड़े हुए लोग सम्राट की किस्मत से जल रहे थे और सोच रहे थे, क्या किस्मत पाई है लड़के ने जो इतनी सुंदर और प्यार करने वाली लड़की मिली है। काश ये मेरी होती तो मैं भी इसके लिए खजाना लाने के लिए किसी के साथ भी दुश्मनी कर लेता। वहां खड़े हुए आधे से ज्यादा योद्धा रानी की सुंदरता और उसकी अदाओं के दीवाने हो गए थे। वो खड़े खड़े खुली आंखों से रानी के सपने देखने लगे। उन दोनों को ऐसे चिपकता देख दानेश का पारा फिर से चढ़ने लगा। वह उन दोनों को अपनी आंखों के सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दानेश के पास खड़ी मानवी भी उन्हें ऐसा करते हुए देख रही थी। वह बोली, कितनी बेशर्म लड़की है।
सबके सामने कैसी घटिया हरकतें कर रही है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? मानवी की बात सुन अरुण उन दोनों के पास आया और बोला, भाई आप वो लड़की देख रहे हो ना? ये सिर्फ बेशर्म ही नहीं, ये बहुत क्रूर और निर्दय भी है। अरुण की बात सुन तीनों उसकी तरफ देखने लगे। दानेश को तो यह बात पहले से पता थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अरुण ने यह बात क्यों बोली। अरुण उनके देखने का मतलब समझ गया तो वह आगे बोला, भाई मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम की लड़ाई हुई थी, वो इसी लड़की की वजह से हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की है भाई, इसी की वजह से हमारी पूरी टीम खत्म हुई थी। मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि क्या हुआ हमारे साथ, अब बताता हूँ। अरुण पहले बहुत डरा हुआ था तो वह पूरी बात नहीं बता सका, लेकिन अब उसका डर दानेश की वजह से बहुत कम हो गया था। वह आगे की कहानी सुनाने लगा, उसकी बात बड़े गौर से सुनने लगे। कुछ दिन पहले अरुण अपनी टीम के साथ रंगभूमि में ब्लैक हेवनली फायर की तलाश कर रहा था। एक दिन वो सभी आराम कर रहे थे कि वहां पर एक लड़की आई। वो लड़की कोई और नहीं रानी ही थी। रानी जो दिखने में बला की खूबसूरत थी, उसे देख अश्विन का भी दिमाग घूम गया। वह उसके पीछे लट्टू हो गया। रानी ने बेचारी होने का नाटक करते हुए कहा, मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं। क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ अगर कोई आपत्ति ना हो तो? जब कोई सुंदर कन्या खुद चलकर पास आए तो उसे कौन ही मना कर पाएगा। यही हाल अश्विन का हुआ। उसने बिना सोचे समझे कहा, हाँ हाँ, आप हमारे साथ रह सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी आपका ध्यान रखेंगे। लड़कों ने सोचा ऐसी सुंदर लड़की उनकी टीम में रहेगी तो उन्हें बोरियत महसूस नहीं होगी। किसी ने यह नहीं सोचा कि वो कोई खतरा भी बन सकती है। थोड़ी देर उनसे प्यार से बात करने के बाद रानी मुद्दे पर आ गई। रानी धीमी आवाज में बोली, मैंने सुना है कि यहाँ रंगभूमि में कोई गुप्त खजाना है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। मैं भी उसी खजाने की तलाश में आई थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोगों ने मेरे सभी साथियों को मार डाला। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि वो खजाना क्या था। क्या तुम्हें पता है कि वो गुप्त खजाना क्या था? अश्विन जो रानी की नजर में अच्छा बनना चाहता था, उसका प्यार पाना चाहता था, वह बिना ज्यादा सोचे बोला, ओह, आप भी उसी खजाने को ढूंढने आई थी क्या? रानी नाटक करते हुए, आप भी, इसका मतलब आप भी उसी खजाने के लिए आए हो। क्या आपको पता है वो खजाना क्या है और किस जगह पर हो सकता है? रानी की यह बात सुनकर अश्विन बोला, हाँ, हम भी उसी खजाने के लिए। अश्विन इतना ही बोला कि उसके दिमाग की घंटी बजी कि वह ऐसे ही किसी को उस गुप्त खजाने के बारे में नहीं बता सकता। उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये रंगभूमि है, यहाँ कोई भी दुश्मन हो सकता है, किसी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रानी को जवाब नहीं मिलने पर उसने दोबारा पूछा, क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता वो खजाना कहाँ है? अश्विन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपनी तलवार की नोक रानी की तरफ करते हुए बोला, कौन हो तुम और किसके साथ हो? बताओ, नहीं तो तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। अश्विन को देख बाकी के लोग भी सतर्क हो गए। उन्होंने भी अपनी तलवार बाहर निकाल ली। रानी डरने का नाटक करते हुए बोली, क्या हुआ आपको अचानक? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अश्विन थोड़ी सख्ती के साथ बोला, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब जल्दी बताओ कौन हो तुम? तुम्हारे साथी कहाँ हैं? रानी थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, मेरा काम खत्म हुआ, अब इससे आगे तुम संभालो। उसके इतना बोलते ही वहां पर ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ सम्राट आ गया। ये सब उनका प्लान था जिससे वो अश्विन और उसकी गैंग से खजाने का सच बाहर निकलवा सकें। उन्हें भी नहीं पता था कि खजाना कहाँ है।
तो उन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया जो उस खजाने की तलाश में आए थे। अब उनका निशाना अश्विन और उसकी टीम थी। सम्राट, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खजाने के बारे में बता दो, कहाँ है वो खजाना, वरना तुम लोगों में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। अश्विन को सिर्फ खजाने का नाम पता था, खजाना कहाँ है ये वो नहीं जानता था। अगर जनता भी तो ऐसे ही किसी को उसका पता बताने वाला नहीं था। अश्विन, कौन हो तुम लोग? और मुझे किसी खजाने के बारे में नहीं पता। रानी, अभी तो तुमने बताया तुम किसी खजाने की तलाश में हो और अब झूठ बोल रहे हो। बता दो खजाना कहाँ है, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे अगर नहीं बताया तो। अश्विन को रानी की बात सुन गुस्सा आ गया। अश्विन, नहीं बताया तो क्या? हम कौन सा तुमसे डरते हैं? रानी को उसकी बात बुरी लगी। उसने अपने एक साथी से कहा, इनमें से एक बंदे को छोड़कर सभी को मार दो। रानी को लगा कि जो बचेगा उससे खजाने के बारे में पता कर लेंगे और डर की वजह से वो बता भी देगा। रानी का आदेश मिलते ही ब्लैक ड्रैगन गैंग का एक मेंबर आगे आया। उसने अपनी खतरनाक स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी स्वॉर्ड तकनीक इतनी खतरनाक थी कि उसने एक साथ ही एक लड़का यानी अरुण को छोड़कर सभी को मार डाला। उनमें से किसी को इतना समय भी नहीं मिला कि वो उसका वार रोक सकें। हालांकि उस हमले में अरुण भी घायल हो गया था, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत की वो गायब होने का मंत्र जानता था। उसने जल्दी से गायब होने का मंत्र इस्तेमाल किया और गायब हो गया। वहां से अरुण अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा। रानी ने अपने लोग उसे ढूंढने भेजे, लेकिन अरुण उन्हें कहीं नहीं मिला। फ्लैशबैक खत्म। दानेश, शिवा, अरुण और मानवी लावे वाली जगह पर आ गए थे, जहां दानेश को ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ साथ स्कॉर्पियो गैंग के बारे में पता चला, जो दोनों ही अपने आप में बहुत ताकतवर और खतरनाक थी। दोनों में आपसी दुश्मनी चल रही थी। तभी दानेश को अपनी पुरानी प्रेमिका रानी दिखाई थी, जिसे देख दानेश को काफी गुस्सा आने लगा है। रानी सम्राट के साथ चिपक चिपक कर बातें कर रही थी। उसकी बेशर्मी को देखकर मानवी उसके बारे में बोल ही रही थी कि अरुण ने रानी को बेशर्म के साथ साथ बहुत क्रूर भी कहा और अपनी टीम के साथ होने वाली घटना बताई, जिसे सुनकर दानेश के साथ साथ शिवा और मानवी को भी रानी पर गुस्सा आ रहा था। अरुण की आंखों में रानी के लिए गुस्सा और नफरत दिखाई दे रहे थे। वह रानी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। दानेश ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा बदला एक दिन जरूर पूरा होगा, ये मेरा वायदा है। मानवी, हाँ, अगर तुम्हें जब भी हमारी सहायता की जरूरत पड़े हमें बेझिझक याद करना, क्यों शिवा, है ना? शिवा ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी बातें सुन अरुण का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसे लगा जैसे उसे नए साथी मिल गए हो जो उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चांदनी वहां पर आए हुए ताकतवर लोगों को देखकर सोचने लगी, लगता है मैंने वीर से अलग होकर गलती कर दी। यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर लोग आ गए हैं जिनके सामने मैं चींटी के बराबर हूँ। अगर मैं वीर के साथ होती तो शायद कुछ मेरे हाथ भी लग सकता था, पर अब लगता नहीं कुछ होगा। मानवी को दानेश से अलग होने का अफसोस होने लगा, क्योंकि वहां ब्लैक ड्रैगन गैंग तो थी ही, वहां पर स्कॉर्पियो गैंग और आ गई। स्कॉर्पियो गैंग का लीडर हवा में थोड़ा आगे आया और जोर से बोला, मैं स्कॉर्पियो गैंग का लीडर भावेश हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि यहाँ का सारा खजाना हमारा है। अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है तो वह खजाने को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। भावेश की बात सुनकर वहां पर खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। स्कॉर्पियो गैंग यह भी यहाँ है। ब्लैक ड्रैगन गैंग कम थी क्या जो ये भी आ गए? अब तो हमारे 0% भी चांस नहीं है कि हमें कोई खजाना मिलेगा।
अरे यार, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें यहाँ आकर हमारा समय बर्बाद ही नहीं करना चाहिए था। चलो यहाँ से चलते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बातें करते हुए वहां से निकल गए हैं। अब वहां पर कुछ गिने चुने लोग ही बच गए थे, जिनका लेवल मास्टर लेवल का था, जिन्हें ब्लैक ड्रैगन गैंग और स्कॉर्पियो गैंग से डर नहीं लगता था। चांदनी अब आशा भरी नजरों से दानेश की तरफ देखने लगी। वह वहां से खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी, तो वह उड़कर दानेश की तरफ गई और उनके पास आकर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे भी खजाने में हिस्सा चाहिए होगा अगर खजाना मिला तो। और अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मानवी ने उसे पहली बार देखा था, वह उसे जानती नहीं थी। मानवी, कौन हो तुम और हम ऐसे कैसे तुमको हमारे साथ ले सकते हैं? साथ रहने का समझ आ भी जाता, तुमको खजाना भी चाहिए। हम किसी पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते। चांदनी ने एक नजर मानवी की ओर देखा और कहा, मैं कौन हूं यह तुम वीर से पूछ सकती हो, और मैं अब वीर के साथ ही रहूंगी। वीर का नाम सुन मानवी को जैसे झटका सा लगा। मानवी को लगा जैसे इस लड़की का वीर के साथ कोई चक्कर हो, इसलिए वो वीर पर अपना हक जताकर बोल रही है। उसके एक पल में सारे अरमान चकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे कि तभी अरुण बीच में आकर बोला, नहीं, हम इसे नहीं जानते, पता नहीं कौन है, हम ऐसे ही किसी को अपने साथ नहीं रख सकते। चांदनी ने अरुण की तरफ देखा और कहा, ओ रियली, तुम मुझे नहीं जानते? अरुण, हाँ, नहीं जानता। मानवी बोली, अरे यह भी कोई जबरदस्ती है। अरुण भाई ने 2 बार बोल दिया है, वह आपको नहीं जानते मतलब नहीं जानते। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। चांदनी ने मानवी को ऊपर से नीचे तक देखा। मानवी अपने आप में कोई कम खूबसूरत नहीं थी। लंबे सिल्क बाल, हिरानी जैसी आंखें हैं, कसा हुआ शरीर और 20 लेवल की योद्धा। चांदनी को मानवी से हल्की सी जलन होने लगी। चांदनी उन दोनों को सुनाते हुए बोली, मुझे यहाँ रुकने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वीर, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। अब मानवी और अरुण में से कोई बोलता है, इससे पहले दानेश उनके बीच आया और बोला, अरे तुम लड़ना बंद करो, ठीक है, चांदनी हमारे साथ ही रहेगी। अरुण कुछ कहना चाहता था पर दानेश ने उसे इशारा देकर शांत कर दिया। अब मानवी को लगा जैसे उसने थोड़ी देर पहले जो सोचा था वही है। उसे भी चांदनी से जलन होने लगी और अपना मुंह टेढ़ा कर उसकी ओर पीठ करके खड़ी हो गई। शिवा बस उन तीनों का नाटक देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि वीर की किस्मत कितनी अच्छी है, उसके साथ लड़कियां रहने के लिए मरती है, और एक मुझे देखो जो मेरे साथ रहकर भी वीर के गुणगान करती है, मतलब मेरा तो जीना ही बेकार है। हे भगवान, क्या किस्मत लिखी है मेरी। स्कॉर्पियो गैंग के लीडर की बात सुनकर रानी आगे आई और बोली, मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग की लीडर रानी। होते कौन हो तुम मेरे खजाने को अपना कहने वाले? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। भावेश रानी की तरफ पहले मुस्कराया और फिर डरने का नाटक करते हुए बोला, ओह, मैं तो डर गया, कोई मुझे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मुझे ब्लैक ड्रैगन गैंग की लीडर से। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अपने लीडर को मरता हुआ देखना चाहते हो? अपनी गर्दन पकड़कर नाटक करते हुए। आह आह, नाउ आई एम डेड। स्कॉर्पियो गैंग के मेंबर अपने लीडर के नाटक पर बहुत जोर जोर से हंसने लगे। पहला मेंबर, अरे हमारे लीडर नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा? दूसरा मेंबर, लगता है ये अब हमें भी मार डालेगी। तीसरा, हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। वो सभी रानी का मजाक बना रहे थे, लेकिन दानेश सोच में था, ये ब्लैक ड्रैगन गैंग की लीडर? लेकिन कैसे? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए रानी से बदला लेना आसान नहीं होगा। ये मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है।
मैं कभी मेरा बदला ले भी पाऊंगा या नहीं। असल में ब्लैक ड्रैगन गैंग की लीडर रानी नहीं, सम्राट का पिता था। उसके पिता ने ब्लैक ड्रैगन गैंग का सारा कार्यभार सम्राट के हाथों में दे दिया। लेकिन सम्राट ने रानी को पूरी ताकत दे रखी थी, वो गैंग में जो चाहे कर सकती थी। एक तरह से गैंग ही रानी को सौंप रखी थी। तो रानी ने खुद को गैंग का लीडर बोला। लेकिन स्कॉर्पियो गैंग के लीडर भावेश की बातों से रानी को गुस्सा आ गया। जब से वो इस गैंग में आई थी, उसका ऐसा मजाक बनाने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। सभी लोग उसके सामने अपना सिर झुकाते थे, लेकिन भावेश ने उसका अच्छा खासा मजाक बना दिया। अब रानी इसे कैसे सहन कर सकती थी। रानी ने अपने गैंग के मेंबर को आदेश दिया, इन सभी को अभी के अभी मार डालो। रानी का आदेश सुनकर वहां खड़े अन्य योद्धा थोड़ा पीछे हो गए। उन्हें पता था कि अगर दोनों गैंग के बीच लड़ाई हुई तो इसका परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। सभी योद्धा वहां से पीछे हट गए और दोनों गैंग के बीच लड़ाई होने का इंतजार करने लगे। वहां कोई किसी पर हमला करता, इससे पहले जमीन की उस दरार में फिर से एक विस्फोट हुआ और एक बार फिर लावा बाहर निकलने लगा। सभी गैंग वहां से पीछे हट गए और खुद को उस लावे से बचाने लगे। कुछ योद्धा तो उस लावे की चपेट में आ गए, जो उसी समय जलकर भस्म हो गए। दानिश अपने साथियों के साथ पहले ही बहुत दूर था, लेकिन लावे के विस्फोट ने सभी का ध्यान फिर से दरार की तरफ कर दिया। इस बार दरार से किसी के हुंकारने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर उस लावे में कोई खूंखार जानवर हो। उस हुंकार को सुन सभी के शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई, यहाँ तक कि काफी दूर खड़े जानवर उस हुंकार को सुनकर वहां से और भी दूर भागने लगे। इससे इतना तो पता चल ही गया था कि वहां जमीन के अंदर कोई जानवर भी है जो बहुत ही खतरनाक है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई वहां जाए। जब उसकी हुंकार भर से डर लगने लगा तो वह कितना खतरनाक होगा। रानी जल्दी से सम्राट के पास आ गई और इसके पीछे छुपकर दरार की तरफ देखने लगी। रानी, सम्राट, क्या वहां सच में कोई खजाना है या फिर कोई जानवर? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी हुंकार से पता चल रहा है कि वो सेनापति लेवल का कोई डीमन किंग है। मॉन्स्टर में भी ताकत के स्तर अलग अलग है। बीस्ट जो 7 लेवल के होते हैं, उनसे ऊपर सेनापति लेवल, जिन्हें डीमन किंग भी कहा जाता था, जो 7 लेवल बीस्ट को कंट्रोल कर सकते थे, यानी उन्हें अपने आदेश से किसी पर भी हमला करवा सकते थे। और मैं इम्पॉर्टेंट बात, डीमन किंग इंसानों की तरह बोल भी सकते थे। डीमन किंग से ऊपर डीमन सुप्रीम होता है और उससे भी ऊपर डीमन एम्परर, जो सभी डीमन का राजा था। डीमन किंग का नाम सुन सम्राट को भी घबराहट होने लगी। मास्टर लेवल का योद्धा उसके सामने चींटी की बराबर था। सम्राट, अगर अंदर डीमन किंग है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा, उसे हराना आसान नहीं होगा। ऐसी ही बातें स्कॉर्पियो गैंग में हो रही थी। वो डीमन किंग की आवाज सुन डरे हुए थे। लेकिन यहाँ डीमन किंग होने का मतलब था कि वो किसी बहुत ही महत्वपूर्ण खजाने की रखवाली कर रहा था, जिसे छोड़कर उनमें से कोई भी नहीं जाना चाहता था। दोनों गैंग के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भावेश ब्लैक ड्रैगन गैंग की तरफ आया और उनसे बोला, हम हमारी दुश्मनी बाद में कर लेंगे। अगर यहाँ डीमन किंग है तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। बोलो, क्या कहते हो? भावेश से रानी पहले से नाराज थी। वह उसे तिरछी निगाहों से घूरने लगी। क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या दोनों गैंग एक साथ आ जाएंगी? क्या वो डीमन किंग का सामना कर पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या दानेश दोनों गैंग का सामना कर पाएगा? इसी तरह की रोमांच से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर कहानी पसंद आ रही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे इससे आगे की कहानी आपके पास पहुंच जाए।